अतः वह घटनाओं का वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। अधिक प्रत्युत्तर। अनुसूची में क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाइयों, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है। सूचनादाता की शंकाओं व जिज्ञासाओं का भी निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल होता है। नेक्स्ट, सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्गों, चाहे वे शिक्षित हो या अशिक्षित, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेता है। नेक्स्ट है निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। मतलब प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जा सकता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों को अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आ सकता। सांख्यिकी विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणीय होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानवीय तत्वों की प्रधानता। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक एवं सरस हो जाती है। अध्ययनकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। चूंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं की सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से समझ सकता है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता है जिनका अनुसंधान विषय से संबंध। नेक्स्ट है साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग होने से इसमें दोनों विधियों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है व अनुशासन के क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता देती है। इसके महत्व को प्रकट करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, अध्ययन के लिए अनुसूची एक पद प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि है। बहुत ही अच्छी तरह से पीवी यंग ने अनुसूची की गुणों का अपने शब्दों द्वारा व्याख्यान किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अध्ययन के लिए अनुसूची क्या है, एक पद प्रदर्शक है, निर्देशिका है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन है कि हमें कहाँ अध्ययन करना है। ये अनुसूची जब हम बनाते हैं तो निर्धारण हो जाता है कि हमें किस क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो उसका क्या है, एक साधन है। और कितना अपन को याद रखना है, उस याद स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला एक क्या है, उपकरण है।
और जो भी डेटा कलेक्शन हमारा हो रहा है उसे लेखबद्ध करने वाली एक क्या है, विधि है, प्रविधि है, टेक्निक्स है। लेकिन हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि अनुसूची में गुण ही गुण हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ दोष भी हैं। पहला है सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझे और उत्तर दे। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सकें। दूसरा, संपर्क की समस्या। अनुसूची का जो सबसे बड़ा दोष है वो यही है कि संपर्क की समस्या उत्पन्न होती है। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनदाताओं से संपर्क कर पाना कठिन है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाएं। ऐसी स्थिति में सूचनाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। मान लो हम किसी से पूछने गए, अभी वो आया, 2-4 प्रश्न पूछे और उसे याद आई, अरे मेरे तो खेत में जाना है, पानी लगाना है। अब आप तो कहते रहो, वो तो जाएगा, वो थोड़ी रुकेगा तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से एक रिसर्चकर्ता को अनुसूची के द्वारा सूचना एकत्रित करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए तो ज्यादा समय और धन खर्च होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो दोष है वो क्या है, अधिक समय और धन की आवश्यकता। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है, जिनके प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार समय एवं धन की दृष्टि से अध्ययन की यह एक महंगी प्रणाली है। नेक्स्ट, सीमित क्षेत्र में उपयोग। अनुसूची का प्रयोग केवल सीमित और छोटे क्षेत्रों में ही हो सकता है। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय और धन के खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची विधि अनुपयोगी होती है। नेक्स्ट, संगठनात्मक समस्याएं। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकताएं होती हैं। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासन संबंधी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। कई बार अनुसंधानकर्ता एवं परिगणक अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वे अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी तौर पर अनुसूचियों को खानापूर्ति कर देते हैं। सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ता की भाषा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। एक जोखिम भरी प्रविधि। कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जोखिमपूर्ण होता है। अनुसंधानकर्ता का व्यवहार चाहे कितना ही विनम्र क्यों ना हो,
किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट पर भी उतर आते हैं। अनुसूची की उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में प्रमाणिक, विश्वसनीय और वैश्विक तथ्यों के संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है और यह प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता, इसकी उपयोगिता, रचना तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर भी कुछ निर्भर करती है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। एक नमूने के तौर पर ये प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूची हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमें उदयपुर के औद्योगिक मजदूरों की आवासीय स्थिति का सर्वेक्षण करने हेतु अनुसूची बनानी है। तो अनुसूची बनाते समय जैसे मैंने कहा, हम अनुसूची बनाए या प्रश्नावली, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं लेते हैं। तो जो हमारे पहले 1 से लेके 10 तक जो प्रश्न होंगे वो व्यक्तिगत सूचनाएं से संबंधित होंगे, जैसे नाम, पता, आयु, जाति, धर्म, शिक्षा का स्तर, मासिक आय, आप जिस कारखाने में काम करते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, औद्योगिक मजदूरों की, तो आप किस कारखाने में काम करते हैं, आपके साथ रहने वाले सदस्यों का विवरण, ठीक है। यानी कि अब हमारी कौन सी आ गई, पारिवारिक। अब पारिवारिक जानकारी हम उससे ले रहे हैं। इसी तरीके से ये सब पूछने के बाद फिर हम अपने उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, बनाएंगे, जो हमारी मजदूरों की आवासीय स्थितियों से संबंधित है, जिसका हमें सर्वेक्षण करना है। तो इस तरीके से हम 30-40 प्रश्नों का एक गुच्छा लेकर प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण करते हैं और इनको प्रयोग करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों पर इनको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी समस्या का जब अध्ययन करते हैं या सर्वेक्षण या अनुसंधान करते हैं, डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें इन प्रविधियों की या इन टेक्निक्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, और हम इनका प्रयोग करके अपने रिसर्च को, अपने सर्वेक्षण को सफल बनाते हैं। ठीक।